वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2019 की जर्मन लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म 3 डेज एंड अ लाइफ की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1999 के बेल्जियम से। यहाँ ओले नाम की जगह पे एक बच्चा मिसिंग हो गया था। इन्वेस्टिगेशन भी किया पुलिस ने, मगर अगवा होने की कोई निशानी नहीं दिख रही थी। इसीलिए यहाँ के ऑफिसर को लग रहा था कि हो सकता है वो गलती से जंगल में चला गया हो। इसीलिए वो ओले के निवासियों को एक जगह पे इकट्ठा करके अनाउंसमेंट करते हैं कि हम जंगल नॉर्थ की ओर से खोज शुरू करेंगे और इसमें कल से हमारा साथ सिविल प्रोटेक्शन सर्विसेज वाले भी देंगे। अगर किसी को भी वो बच्चा मिलता है बेहोशी या जख्मी हालात में तो उसे टच मत करना, क्योंकि उसको हाइपोथर्मिया का रिस्क होगा। अब दोस्तों, ये पूरा माजरा क्या है ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले पीछे जाना होगा, यानी 22 दिसंबर 1999 को। अब हम देखते हैं एक 12 साल के बच्चे एंटोनी को, जिसकी मॉम एक सिंगल मदर है। वो जॉब करती है, इसके लिए 4 बजे उसको निकलना पड़ता है और आज वीकेंड होता है तो एंटोनी डॉक्टर हवर्ड के पास जाने के लिए निकल जाता है। घर से निकलते ही उसे उसकी फ्रेंड एमिली दिख जाती है और वो मिस एनी के घर जाने वाली थी। और यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि हमेशा की तरह आज भी एंटोनी एमिली के ब्लैक एंड व्हाइट कुत्ते के साथ खेलना शुरू कर देता है। एंटोनी बॉल फेंकता है बार बार और वो कुत्ता बार बार उसे लेकर वापस देता है। जैसे ये दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं वैसे ही एमिली की मॉम आवाज लगा लेती है कि बेटा, आज तुम्हारे डैड टिफिन ले जाना भूल गए, इसलिए अपने छोटे भाई रेमी को भी साथ लेके जाओ। तुम एमिली आंटी के घर चले जाना और रेमी डैड की फैक्ट्री चला जाएगा टिफिन देने। इसके बाद तीनों साथ में जाने लग जाते हैं। रेमी की उम्र दोस्तों 6.5 साल की है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। वो एंटोनी की साइंस की बुक्स पढ़ते पढ़ते जाता है, क्योंकि उसको एंटोनी की बुक्स काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तो कुछ दूर जाने पे मिस एनी का घर आ जाता है और एमिली वहाँ चली जाती है। इसके बाद एंटोनी और रेमी डॉगी के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। इस दरमियान होता ये कि एंटोनी रेमी को साइंस के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताता है और फिर जल्द ही डॉक्टर हवर्ड का भी क्लिनिक आ जाता है। अब उनको ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि मेरी दी हुई किताब एंटोनी ने इतनी जल्दी पढ़कर खत्म भी कर दी। वो उसको ह्यूमन एनाटॉमीज के बारे में दूसरी किताब पढ़ने को देते हैं। साथ ही वो उसको एक बॉक्स देते हैं जिसमें एंटोनी के लिए गिफ्ट होता है। डॉक्टर हवर्ड कहते हैं कि इसे क्रिसमस पे खोलना बेटा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं रेमी के डैड की फैक्ट्री में, जहाँ फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री बेचने की बात कर रहा होता है, क्योंकि ये फैक्ट्री पिछले कई महीनों से घाटे में चल रही है। पर रेमी के डैड यानी कि माइकल इस बात का विरोध कर रहे होते हैं कि नहीं, हमें काम करना चाहिए आगे। ऐसे में रेमी उनको लंच बॉक्स देने के लिए जब पहुंचता है तो वो बॉक्स उसके हाथ से ले लेते हैं और डांट कर उसको वहां से जाने को भी कह देते हैं। इसके बाद एंटोनी रेमी को लेकर वहां से जाने लग जाता है और उस वक्त पता है दोस्तों, छोटा सा रेमी एंटोनी को कितनी बड़ी बात कह देता है, बताऊं क्या, कि अच्छा हुआ तुम्हारे डैड मर गए, काश मेरे भी डैड मर जाते। देखा कैसे बात कर रहे थे मुझसे, बहुत चिढ़ते हैं मुझसे हमेशा। एंटोनी कहता है कि अरे ऐसा नहीं कहते, क्या तुम मेरे साथ जंगल चलोगे, मगर ये सीक्रेट होगा, तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, अपनी बहन को भी नहीं। इसके लिए रेमी मान जाता है। इसके बाद एंटोनी रेमी के साथ जाता है शॉप पे कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए। वहाँ उसको थियो और उसका एक फ्रेंड मिलता है जो कि टीनेजर है दोस्तों। थियो जो है वो एंटोनी को पहचानता है। दरअसल वो क्या है ना, इस टाउन की आबादी बहुत ही कम है तो सारे लोग लगभग एक दूसरे को जानते ही हैं। खैर, थियो और एंटोनी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और फिर थियो अपने स्कूटर पे बैठकर अपने दोस्त के साथ चला जाता है। इधर एंटोनी कुछ खाने पीने की चीजें ले जाकर रेमी के साथ जाता है जंगल में, जहाँ लकड़ियों से एंटोनी ने एक छोटी सी छावनी बना के रखी होती है खुद के लिए, जिसे वो केविन कहा करता है। वहीं बैठकर दोनों मस्त खाते हैं और कार्ड्स खेलते हैं। रेमी कहता है तुम एमिली को केविन कब दिखाने वाले हो, तो वो कहता है कल। फिर रेमी कहता है मैं भी आ सकता हूँ क्या, वो कहता है नहीं नहीं, मैं एमिली के साथ यहाँ पे अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, जिससे रेमी का मूड ऑफ हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि एंटोनी एमिली को पसंद करता है दोस्तों। कुछ देर के बाद होता यह है कि एंटोनी रेमी को उसके घर पे छोड़ देता है और तभी एंटोनी की नजर जाती है एमिली के घर के बाहर खड़े थियो के स्कूटर पे। जब वो अंदर जाकर देखता है तो शॉक्ड, क्योंकि गार्डन में थियो एमिली को किस कर रहा है। एंटोनी का दिल वहीं पे ब्रेक हो जाता है। वो भाग जाता है दोस्तों, सीधे जाता है अपने घर और घर का लॉक खोलने की कोशिश करने लग जाता है। अभी तक वो कुत्ता एंटोनी के साथ ही था। वो कुत्ता फिर से बॉल फेंकने के लिए भौंक रहा होता है, जिससे परेशान होकर एंटोनी बॉल बिना देखे ही बाहर की ओर फेंक देता है और कुत्ता बॉल लेने के लिए चला जाता है, मगर गलती से वो फेडरिक की कार के नीचे आ जाता है, जिससे पड़ोस की एक और लेडी वहाँ पे आ जाती है। फिर एंटोनी, वो लेडी और फेडरिक उस कुत्ते को आखिरी सांस लेते हुए देखते हैं, मतलब खत्म। ये चीज माइकल भी देख लेता है। अब फेडरिक सफाई देने लग जाता है कि ये अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। तो माइकल जाता है अपने घर के अंदर और अपनी राइफल निकाल के लेके आ जाता है। सभी डर जाते हैं कि ये करने क्या वाला है। सभी को लगता है कि फेडरिक तो गया आज, मगर माइकल अचानक अपने ही कुत्ते को शूट करके पूरी तरह से मार डालता है और एक ब्लैक पॉलिथीन में उसकी लाश कचरे में फेंक देता है। सभी हैरान, माइकल का डॉग मरा था, उसे तो इमोशनल होना चाहिए था, मगर वो तो गुस्से में अजीब ही बर्ताव कर रहा होता है। रात में दोस्तों जब एंटोनी की मॉम काम से आती तो देखती है कि एंटोनी गुमसुम डिनर टेबल पे बॉल को बस उलट पुलट रहा है और मॉम को लगता है कि एंटोनी बीमार होगा। वो उसको आराम करने के लिए बोल देती है। अगली सुबह जब एंटोनी जागता है तो वो अपनी खिड़की से देखता है कि कचरा उठाने वाले सारे कचरे के बैग के साथ साथ उस बैग को भी अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे हैं,
जिसमें डॉग की लाश थी। उनके जाते वहाँ से एमिली और थियो क्रॉस करते हैं साथ में। अपने प्यारे कुत्ते के मरने का गम और एमिली का थियो के साथ होने का गम एंटोनी को बहुत तकलीफ दे रहा था। दोस्तों आज तो वो एमिली को जंगल में बनाए हुए केबिन दिखाने ले जाने वाला था, मगर आज देखो वो एमिली तो किसी और के साथ ही घूम रही है, जिससे गुस्से में एंटोनी जाता है जंगल और अपना बनाया हुआ केबिन तोड़ देता है। और जब एंटोनी जा रहा था तभी रेमी भी उसको देख लेता है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ तो हम खेलते हैं ना, इसको तोड़ क्यों रहे हो। एंटोनी गुस्से में कहता है कि तुम अपना काम करो, ठीक है, जाओ यहाँ से। और वो रेमी की ओर एक लकड़ी फेंक देता है, जो कि होता यह है गलती से रेमी के सर पे लग जाती है और वो गिर जाता है पासी के पत्थर पे। हाँ दोस्तों, उसके सर पे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। इसके बाद वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता। एंटोनी के लाने पर भी वो नहीं उठता। तब वो उसके गले के नब्ज को चेक करता है, जो कि बंद पड़ चुकी थी, यानी रेमी की मौत हो चुकी थी। डर कर एंटोनी रोते हुए वहां से भागने लग जाता है, पर उसको याद आता है कि इससे तो मैं फंस जाऊंगा, इसीलिए वो वापस आता है और रेमी की लाश उठाकर 2 चट्टानों के अंदर फेंक देता है। वहाँ पे थोड़ी सी दरार थी और काफी गहरी थी, जिसकी वजह से अंदर काफी अंधेरा होता है, यानी बाहर से देखने पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कुछ गिरा हुआ भी है। इसके बाद वो लोगों की नजरों में आए बिना वापस अपने घर आने की कोशिश करता है। हालांकि जंगल वाली रोड क्रॉस करते टाइम वो मिस्टर कोवाल्स्की की वैन पार होते हुए देखता है और अपने घर के पास आने पे थियो को अपनी स्कूटर से कहीं जाते हुए भी देखता है। ये 2 चीजें। अब उसे तो लगता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। खैर घर आने के बाद वो नोटिस करता है कि मेरी जैकेट पे खरोंच लगने से थोड़ा सा फट गया है और मेरा वॉच भी कहीं गिर गया। अब तक में रेमी की मॉम भी दोस्तों उसको ढूंढने लग गई थी कि कहाँ गया ये। काफी ढूंढने पर भी जब उन्हें रेमी नहीं मिलता तो वो एंटोनी को ढूंढने लग जाती है, ये सोचकर कि कहीं वो एंटोनी के साथ तो नहीं है। अब तक में थियो भी दोस्तों अपनी स्कूटर से हर जगह रेमी को ढूंढ रहा था कि कहाँ गया वो। और जब रेमी की मॉम उससे एंटोनी के बारे में पूछती है तो वो बताता है उसे तो मैंने अभी अपने घर वापस जाते हुए देखा था। यानी कि दोस्तों एंटोनी थियो की नजर में आ चुका था, जबकि एंटोनी को लगा था कि मुझे किसी ने नहीं देखा। इसीलिए रेमी की मॉम एंटोनी के घर आकर उससे रेमी के बारे में पूछताछ करती है, तो वो तो कह देता है नहीं मैंने नहीं देखा। फिर वो कहती है तुम जरा रेमी के डैड को जाकर बुला दोगे क्या, वो फैक्ट्री में स्ट्राइक पे गए हुए हैं। फिर दोस्तों एंटोनी एक बार अपनी जैकेट को देखता है जो उसने उतार कर अपने सीढ़ी पे टांग दी थी। वो बिना जैकेट पहने ही बाहर निकल जाता है ताकि कोई उससे ये ना पूछे कि तुम्हारी जैकेट आखिर फटी कैसे। हालांकि बाहर ठंड काफी थी दोस्तों, सभी ने गर्म कपड़े पहन के रखे होते हैं और सभी रेमी को ढूंढने की कोशिश में होते हैं। कुछ देर के बाद एंटोनी घर आकर अपनी जैकेट और स्वेटर सभी को अपने बेड के नीचे डाल देता है। तभी उसे आती है पुलिस वैन की सायरन की आवाज, यानी कि रेमी के डैड ने पुलिस को बुला लिया है, जिससे एंटोनी के दिल में धक 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 शुरू। और इसके बाद रेमी के गायब हुए दोस्तों 1 दिन गुजर जाते हैं, मगर उसका कोई अता पता नहीं चलता। न्यूज में भी रेमी के मिसिंग होने की खबर दिखाई जाती है। ये न्यूज घर पे बैठा एंटोनी भी अपनी मॉम के साथ देख रहा होता है। बड़ा उदास होता है वो, इसलिए उसकी मॉम उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, रेमी मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें याद है मार्टाइन का बेटा भी तो ऐसे ही गायब हो गया था, मगर फिर वो अपने घर के लॉन्ड्री बास्केट में सोया हुआ था। अगले दिन दोस्तों एंटोनी से पुलिस पूछताछ करती है कि जिस वक्त तुम अपने घर से गए उस वक्त रेमी की मॉम का कहना है कि रेमी अपने गार्डन में खेल रहा था, तो क्या तुमने उसको देखा था। एंटोनी कह देता है मैंने देखा तो था, पर वो खेल नहीं रहा था, बल्कि रोड के उस जगह को देख रहा था जहाँ पे उसके डैड ने गन से शूट करके उसके कुत्ते को मार डाला था। ये बातें सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक ये बात नहीं पता थी। आगे पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या तुमने उस दिन किसी अजनबी को घर के आसपास मंडराते हुए देखा था या कोई गाड़ी वगैरह ऐसा कुछ। वो कहते हैं नहीं। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर माइकल से डायरेक्ट कुत्ते की मौत वाली बात पूछते हैं, तो सारी बातें वो सच कह देता है कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसे उस हालत में तड़पते हुए नहीं देख पाया, इसलिए मैंने गोली मारकर उसको एक ही बार में मुक्ति दे दी। ऑफिसर कहता है कि आपने शहर में राइफल का यूज किया, इलीगल है वो। माइकल कहता है कि आप अभी मेरे बेटे को ढूंढिए ना, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। डॉग तो मर ही चुका है, पर मुझे किसी भी हाल में मेरा बेटा जिंदा चाहिए। मगर ऑफिसर फिर माइकल से ही पूछताछ करने लग जाते हैं कि आपका कहना है कि आप 9:15 में अपनी फैक्ट्री के लिए निकले, फैक्ट्री यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है, मगर आप वहाँ पे 10 बजे पहुँचते थे, ऐसा वहाँ के वर्कर का कहना है, मेरा नहीं। तो फिर आप 9:15 से 10 के बीच में कहाँ थे और क्या कर रहे थे। माइकल कहता है ठीक से याद नहीं है, कॉफी वगैरह पीने के लिए रुका हूँ कहीं। ऑफिसर कहता है हमें भी यही लगा था, इसलिए हमने लोगों से पूछताछ करी, पर किसी ने भी आपको किसी कॉफी शॉप पे नहीं देखा। इसके बाद दोस्तों माइकल को पुलिस वाले अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं अच्छे से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उनको शक हो रहा था कि रेमी के साथ उसके डैड ने पक्का कुछ गलत किया होगा। इसीलिए शहर के आसपास के नदी नालों में भी पुलिस वाले तलाशी करते हैं रेमी की लाश की, मगर कोई फायदा होता नहीं। वहीं उसके डैड को भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि गैस टैंक के बंदे ने गवाही दे दी थी कि उस दिन वो मेरे साथ बात करने के चक्कर में लेट हो गया था। फिर उसी दिन दोपहर में दोस्तों एंटोनी की मॉम घर आती है और बताती है पुलिस ने मिस्टर कोवाल्स्की को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि रेमी के गायब होने के टाइम मिस्टर कोवाल्स्की की वैन जंगल के पास देखी गई थी। दरअसल मिस्टर कोवाल्स्की कोई और नहीं बल्कि
एंटोनी की मॉम के बॉस थे जिनका रिटेलर का बिजनेस होता है। और रात में जब एंटोनी अपनी मॉम के साथ क्रिसमस पे चर्च जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसको कुछ आंटियां मिस्टर क्वाल्स्की के बारे में डिस्कस करते हुए दिखती हैं। एंटोनी की मॉम का कहना होता है कि पुलिस ने तो उनका घर और दुकान दोनों जगह तलाश कर ली है पर कुछ सबूत नहीं मिला, मतलब ऐसा सबूत जिससे साबित हो जाए कि मिस्टर क्वाल्स्की ने ही रेमी को गायब किया है। जिसपे दूसरी लेडीज कहती हैं कि जब पुलिस ने उससे पूछा कि उस वक्त उसकी बहन जंगल में क्या कर रही थी तो उसने कोई प्रॉपर जवाब क्यों नहीं दिया, फिर इसका मतलब है वो कुछ छुपा रहा है। फिर सभी जाते हैं चर्च जहाँ पे सभी मिलकर प्रेयर करते हैं। यहाँ माइकल का ब्रेकडाउन हो जाता है, वो सभी पे चिल्लाने लग जाता है कि यहाँ मेरा बेटा गायब है और आप लोग उसको ढूंढने के बजाय प्रेयर कर रहे हैं। और तब चर्च के फादर कहते हैं कि कल हमें टाउन हॉल में जाना होगा और पुलिस के साथ मिलकर हमारे रेमी की तलाश हमें करनी होगी। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। एंटोनी की मॉम उसको गिफ्ट देती है जो कि एंटोनी को काफी पसंद भी आता है। वहीं उसने भी अपनी मॉम के लिए एक गिफ्ट खरीद के रखा हुआ था, वो उनको दे देता है। साथ ही डॉक्टर हवर्ड की दी हुई बॉक्स भी ओपन करता है क्योंकि उन्होंने उस दिन कहा था कि क्रिसमस पे खोलना, उसके अंदर एक डॉल स्केलेटन होता है। दरअसल दोस्तों एंटोनी बड़ा होकर डॉक्टर हवर्ड की तरह ही डॉक्टर बनना चाहता था। फिर अगले दिन 25 दिसंबर का दिन होता है जहाँ से हमारे फिल्म की शुरुआत हुई थी। ओले के निवासी हॉल टाउन के बाहर जमा हुए थे और वो सारे लोग मिलकर रेमी को ढूंढने की बात कर रहे थे पुलिस के साथ मिलकर, पर उन्होंने बच्चों को इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए मना कर दिया था। मगर जब बड़े लोग जाते हैं जंगल में रेमी को ढूंढने के लिए तो बच्चे भी उनसे छिप छिप कर चले जाते हैं। जहाँ थियो एंटोनी से पूछता है क्या सच में तुमने थियो के डैड को उसके कुत्ते को मारते हुए देखा था? वो कहता है हाँ। थियो कहता है कि अच्छा हुआ वो मर गया, बड़ा ही बेकार कुत्ता था यार। इतना सुनते एंटोनी का पारा हाई हो जाता है और वो थियो से लड़ाई भी करने लग जाता है जिससे बाकी लोगों का ध्यान इन पे आ जाता है दोस्तों और वो इनकी लड़ाई छुड़ाते हैं। अब रात भी होने वाली थी इसलिए आज की तलाश यहीं पे रोक दी जाती है। घर जाकर एंटोनी रोते रोते अपनी मॉम की ढेर सारी दवाइयां खाकर मरने की कोशिश करता है क्योंकि उसे रेमी की मौत का बड़ा अफसोस है। ऊपर से ये कांड उसके खुद के हाथों से हुआ है और अब रेमी के पेरेंट्स काफी परेशान थे। इन्हीं सब चीजों से एंटोनी बड़ा परेशान था और उसको गिल्ट है अंदर ही अंदर, खाया जाता है उसको। वो रोते रोते अपने बिस्तर पर पड़े पड़े मौत का इंतजार करता है मगर मौत उसको नहीं आती, बल्कि घर पे आते हैं डॉक्टर जिसे एंटोनी की मॉम ने बुलाया था वॉश बेसिन में दवाई के पैकेट दिखाने के बहाने, जिसकी वजह से एंटोनी की जान तो बच जाती है। डॉक्टर और एंटोनी की मॉम को यही लगता है कि ये कदम एंटोनी ने इसीलिए उठाया क्योंकि वो अपने छोटे से पड़ोसी के जाने से बड़ा दुखी है, यानी कि रेमी की मौत से बड़ा दुखी है। कुछ देर के बाद जब एंटोनी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी मॉम को उसकी फटी हुई जैकेट मिल गई है और वो उसको सिल भी रही है, जिससे एंटोनी काफी डर जाता है और वापस अपने रूम में चुपचाप आ जाता है। फिर कुछ देर के बाद तेज आंधी तूफान चलने लगता है जिससे बिल्कुल एकदम से तबाही का मंजर छा जाता है। कई लोगों के घर बार टूट जाते हैं। इस घटना में जंगल तक तबाह हो जाता है दोस्तों। एंटोनी और उसकी मॉम भी काफी जख्मी हो जाते हैं और अगले दिन न्यूज में इस घटना के बारे में बताया जाता है। तबाही इतनी भयंकर थी कि इससे निपटने में और फिर से अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन तक पहुंचने में ओले वासियों को कई साल लग जाएंगे। इस घटना में इतनी तबाही मची होती है कि लोग खुद में ही व्यस्त हो जाते हैं और रेमी के बारे में लगभग भूल जाते हैं कि वो गायब हो चुका था। ऊपर से जंगल में कई सारे पेड़ वगैरह गिर पड़ गए थे तो कोई जंगल में जाने के बारे में सोचता तक नहीं। इसके बाद सीन आता है 15 साल के बाद। हाँ दोस्तों, सीधे 15 साल के बाद एंटोनी क्रिसमस के मौके पर 15 साल बाद शहर में पढ़ाई करके अपने होम टाउन आता है और अब तो उसके पास डॉक्टर का लाइसेंस भी है। वो अपनी मॉम के साथ 1-2 महीने बिताने के बाद इजिप्ट शिफ्ट होने वाला है। ओले के जो डॉक्टर हवर्ड थे वो भी काफी बूढ़े हो चुके थे और वो अब रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, पर उनका क्लिनिक के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। फिर क्रिसमस पार्टी में लोग एंटोनी को चिढ़ाते हैं कि अब तो मिस्टर हवर्ड की जगह तुम ले लो, पर वो कहता है नहीं नहीं, मुझे अभी दुनिया घूमनी है, डॉक्टर हवर्ड की तरह सुबह 7 से लेकर 11 बजे की ड्यूटी नहीं करनी। इसी पार्टी में एंटोनी की मुलाकात होती है अपने बचपन की क्रश एमिली से। दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर बातों ही बातों में एंटोनी एमिली से थियो के बारे में पूछने लग जाता है जो कि आज डीजे बन चुका है। मगर एमिली यही कहती है वो एक नंबर का खत्म लड़का था, उसको डेट करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। हमारा तो कुछ ही महीनों में ब्रेकअप हो गया था और कुछ सालों पहले मेरी शादी जेरोम से हो गई। तब एंटोनी कहता है कि बचपन में मुझे तुम पे बहुत बड़ा क्रश था, मैं बस एक मौके की तलाश में था। एमिली कहती वैसे तुम मुझे भी क्यूट लगते थे। इसके बाद दोस्तों एंटोनी और एमिली का मिलना जुलना बढ़ जाता है और एक दिन जब एंटोनी की मॉम घर पे नहीं होती तो वो एमिली को अपने घर पे बुलाकर इंटीमेट हो जाता है। दोनों बड़े खुश होते हैं और ऐसे ही लेटे लेटे सब हो जाता है। उसी वक्त कबाब में हड्डी बनने के लिए एंटोनी की मॉम आ जाती है। वो उसे आवाज लगाती है जिसपे एंटोनी कहता है कि मैं अभी आया मॉम। इसके बाद वो एमिली से कहता है कि देखो मैं पहले नीचे जाता हूँ, मॉम को मैं अपनी बातों में फंसाकर किचन में लेके जाऊंगा, तब तक तुम चुपके से खिसक लेना। ऐसा ही वो करती है। फिर एंटोनी इस टाउन में कुछ और दिन बिताता है और उसे पता चल जाता है कि जो लकड़ी फैक्ट्री बंद पड़ गई थी वो फिर से चालू हो रही है, जिसके लिए कंपनी का मालिक जंगल से काफी सारे पेड़ कटवा रहा है, जिससे एंटोनी डर जाता है दोस्तों कि कहीं 15 साल पहले का मेरा राज सबके सामने ना आ जाए। इसीलिए वो क्या करता है कि रात को चुपके से टॉर्च, हैंड ग्लव्स और कुछ जरूरत की चीजें लेकर
अपने बैग में डाल देता है और जंगल के उसी दरार के पास जाता है जहाँ उसने रेमी की लाश को फेंका था। पर जब वो उस दरार में रेमी के कंकाल ढूंढने की कोशिश करता है तभी उसे वहाँ किसी और के होने का भी एहसास होता है, जो कि फैक्ट्री के वर्कर थे दोस्तों। दरअसल पेड़ काटने के लिए जंगल में बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह रखी हुई थी, तो वो उसी की रखवाली करने के लिए था। ये देखकर एंटोनी फौरन भागकर वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब वो जागता है तो अपनी मॉम को रोते हुए देखता है। पूछने पर पता चलता है कि रेमी मिल गया है और ये सुनकर एंटोनी का तो गला सूख जाता है कि ये क्या हो गया। जल्द ही ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है और पुलिस वाले ये बात जग जाहिर कर देते हैं कि रेमी की मौत न्यूट्रल नहीं थी, उसका खून हुआ था। उसके सर के राइट साइड में हिट किया गया था एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से, जैसे स्टोन या स्टिक वगैरह से। हालांकि उसके साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं किया गया था, मगर रेमी के कंकाल के पास बाल मिले जो कि उसके नहीं थे। डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि वो बाल किसी आदमी के थे, मगर पहले मिस्टर कोवाल्स्की पे शक किया गया था, इसीलिए हमने उनके डीएनए रिपोर्ट के साथ उस बाल को मिलाया, मतलब उस बाल के डीएनए को मिलाया, जो कि नहीं मिला। इतना सुनते ही रेमी के डैड माइकल पुलिस वालों से कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसा है तो ओले के लोगों का डीएनए टेस्ट किया जाए। मगर पुलिस वालों का कहना होता है कि खूनी जरूरी नहीं है कि ओले का ही होगा, वो आसपास के किसी दूसरे टाउन का भी हो सकता है। लेकिन हम ये वादा जरूर करते हैं कि हम खूनी का डीएनए संभाल कर रखेंगे, आज नहीं तो कल वो हमें मिल ही जाएगा। ये सब जानकर एंटोनी पहले से परेशान तो था ही, ऊपर से एमिली उसको एक और न्यूज देती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिसपे एंटोनी तो यही कहता है कि तुम श्योर हो क्या कि ये मेरा ही बच्चा है। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ पिछले कई सालों से कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो एंटोनी कहता है कि 14 वीक्स तक अबॉर्शन हो सकता है ना। तो बीच में एमिली बोल पड़ती, पागल हो गए क्या, अबॉर्ट नहीं करने वाली मैं तो जेरोम को छोड़ने का सोच रही हूँ और अब हम दोनों का बेबी जो होने वाला है तो शादी कर लेनी चाहिए हमको। वैसे भी जेरोम से मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और हमारे बीच कोई केमिस्ट्री नहीं है, पर तुम्हारे साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंटोनी कहता है कि पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, वैसे भी मैं 2 हफ्ते में निकलने वाला हूँ और अगले 2 साल तक मेरे वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। एमिली भड़क जाती है दोस्तों और कहती है, पर हम साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर क्या दिक्कत है। देखो, अगर तुम सीधी तरह नहीं मानोगे ना, मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी और तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाकर ये साबित कर दूंगी कि मेरे बच्चे के बाप तुम ही हो, और फिर तुम्हें ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वरना मैं यहीं तुम्हारे बच्चे के साथ रहूंगी। ओले के सारे लोगों को पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा बच्चा है, मगर तुम इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। सोचो फिर तुम्हारी मॉम को यहाँ रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। वो तो ओले छोड़कर तुम्हारे साथ भी नहीं जाने वाली, क्योंकि वो अपने आखिरी दिन यहीं बिताना चाहती है। अब इससे दोस्तों एंटोनी का दिमाग खराब हो जाता है। वो देर रात तक अपने घर में सोचता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी रात उससे मिलने आते हैं डॉक्टर हवर्ड, जो कि इतने सालों के बाद आज एंटोनी को बताते हैं कि मुझे पता है तुमने ही रेमी के साथ कुछ गलत किया है। 15 साल पहले तुमने अपनी जान लेने की जब कोशिश की थी तो ही मुझे शक हो गया था तुम पे, मगर उस रात ऐसी तबाही आई कि अगले दिन से सब अपनी अपनी जिंदगी को फिर से सुधारने में लग गए। लोग अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लाने में लग गए और तुम भी शहर चले गए। मैंने इस बारे में पुलिस ऑफिसर के नाम एक लेटर भी लिखा, जिसे मैं कल पोस्ट करने वाला हूँ, कहकर वो चला जाता है दोस्तों। और फिर कुछ देर के बाद एंटोनी डॉक्टर हवर्ड के क्लिनिक में जाता है और कहता है कि अगर आप वो लेटर पुलिस को नहीं देंगे तो मैं आपका क्लिनिक खरीदने को तैयार हूँ। एंटोनी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर एक दिन उसके क्लिनिक में आते हैं मिस्टर कोवाल्स्की। वो एंटोनी को एक एनवलप देते हुए बताते हैं कि लोगों ने मुझे रेमी का कातिल समझा और मुझे चुप रहना पड़ा क्योंकि मैं मजबूर था। दरअसल तुम्हें पता है, मैंने उस दिन तुम्हें जंगल से डरे सहमे हालत में भागते हुए देखा था। तब मैं अपनी वैन को वहीं पे रोक कर देखने गया था और मुझे वहाँ पे तुम्हारी वॉच गिरी हुई मिली थी, जिसे मैं तुम्हें लौटाना तो चाहता था, पर फिर रेमी के गायब होने वाली बात फैल गई और ऐसे में मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपना मुंह बंद रखना पड़ा, क्योंकि मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से प्यार करते थे और सबसे ज्यादा वो तुम्हें प्यार करती थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से दूर नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो चला जाता है दोस्तों वहाँ से, और एनवलप खोलने पे एंटोनी को उसमें 15 साल पहले खोई हुई वॉच मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि अब इनको मेरी सच्चाई पता है। मगर वो एंटोनी के लिए कभी कोई मुसीबत खड़ी नहीं करते दोस्तों। सीन यहाँ से 3 साल आगे शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एंटोनी ने एमिली से शादी कर ली है, इनका बच्चा भी हो गया है। वहीं अब एंटोनी अपनी मॉम और एमिली दोनों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। एंटोनी ने मिस्टर माइकल की लाइफ में जो बेटे की कमी थी वो भी पूरी कर दी थी। माइकल अब काफी ज्यादा शराब वगैरह पीता है, मगर एंटोनी उसका बड़ा ख्याल भी रखता है। अब ऊपर से तो सब बढ़िया लगता है दोस्तों, मगर एंटोनी को ही पता है कि उसके दिल पर क्या बीती है। उसे बड़ा अफसोस था रेमी की मौत का। अगर उस दिन उसके हाथों रेमी का खून ना हुआ होता तो आज वो फ्रीली अपनी लाइफ जी रहा होता। उसे ओले में ही अटक कर नहीं रहना पड़ता, वो भी किसी लड़की से प्यार मोहब्बत करता, उससे शादी करता, साथ ही उसका इजिप्ट में शिफ्ट होने वाला वो सपना भी पूरा हो जाता। वो कहते हैं ना दोस्तों, मुजरिम कानून से भले बच जाए मगर वो लाइफ के चक्रव्यूह में नहीं बच पाता, उसे उसके किए की सजा चुकानी ही पड़ जाती है। जैसे एक दिन जब एंटोनी डिनर करने के लिए बैठा होता है तो उसे अपनी प्लेट पर सीनरी बनाई हुई दिखती है, जिससे वो उदास हो जाता है क्योंकि उसका आजाद पंछी की तरह दुनिया घूमने का सपना अधूरा रह गया था। मगर जब एमिली उसको टोकती है कहाँ खो गए, तो वो फिर से खुश होने की एक्टिंग करता है, सिर्फ एक्टिंग, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस पे मिलकर बताइए। ध्यान रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।